अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 AQB पास पेपर सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी 2008 से 2023 के पास पेपर सॉल्व कर चुका हूं। आज मैं आपके पास सॉल्व कर रहा हूं 2024 का पास पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑलरेडी आपको पता है कि फार्मूला शीट आपके पास मौजूद है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फार्मूला शीट के जरिए आप वर्किंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा कंप्लीटली, और इंशाल्लाह एक और वीडियो में फिर मैं सीआरक्यू भी कवर करूंगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज थे। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा प्लस 5, आपको ऑलरेडी पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, आयोटा 4 बराबर होता है आपके पास आयोटा आयोटा 4 आपके पास बराबर होता है 1 के। तो ये नॉलेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं, 3 आयोटा क्यूब बराबर है आपके पास माइनस आयोटा के, आयोटा को आयोटा ही रखेंगे, प्लस 5, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस आयोटा, और 5 प्लस आयोटा ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यू सेकंड पे चलते हैं। कहता है इफ द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कॉमा बी इज 2। अब मॉडुलस भाई क्या होता है? मॉडुलस बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास मॉडुलस का मतलब है जनाब, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको लिख सकता हूं 1 कॉमा कोई बी, यहां पर होगा ये 1 कॉमा बी। और अगर मैं इसका डिस्टेंस ओरिजिन से लूं तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम मॉडुलस कहेंगे, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर z हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस बी आयोटा, यानी सेकंड वाला आयोटा के साथ आपके पास बनता है, तो मॉडुलस को निकालते हैं कैसे? मॉडुलस को निकालते हैं कि आपके पास 1 का स्क्वायर करेंगे और खाली कोफिशिएंट b का स्क्वायर करेंगे, तो ये मॉडुलस का फार्मूला हो जाएगा। और मॉडुलस किसके बराबर दिया हुआ है? 2 के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, और 1 वहां मूव हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर 3 हो जाएगा, और रेडिकल लगाएंगे तो प्लस माइनस रेडिकल 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी नेक्स्ट कहता है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आपके पास 1 आ जाए। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/-2 आयोटा। जस्ट आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आयोटा 2 -2 आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। जनाब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, तो आयोटा अपॉन 2 इसका आपके पास इनवर्स होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अब ये कहता है यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका मैं एक दफा कॉन्जुगेट करूंगा तो 3 माइनस आयोटा, और एक और दफा कॉन्जुगेट करूंगा तो सिर्फ आयोटा का साइन अगेन चेंज हो जाएगा, तो ये 3 प्लस आयोटा वापस हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में दो दफा कॉन्जुगेट करने से वापस 3 प्लस आयोटा ही आंसर आएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कॉन्जुगेट में सिर्फ हम क्या करते हैं? आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट
ओके, अब इसको समझाना होगा आपको कि ये बेसिकली लैंग्वेज क्या है। पहले लैंग्वेज को समझ लेते हैं ताकि हम कंफर्टेबल हो जाएं। भाई एम आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी जो एंट्रीज हैं उसमें आई रोज है और जे कॉलम है। तो आई रोज जे कॉलम का मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जो इसकी एंट्रीज हैं उसमें ये पहला नंबर I1 हो सकता है, J1 हो सकता है। अगर मैं आई और जे को कहूं कि आई दो रोज है, आई की वैल्यू 2 तक है और जे की वैल्यू 2 तक है, तो कैसे बनेगा? एक रोज एक कॉलम, एक रोज दो कॉलम, दूसरी रो का पहला नंबर और दूसरी रो का दूसरा नंबर। चलें इसको थोड़ा सा और बनाते हैं। पहली रो का तीसरा नंबर, दूसरी रो का तीसरा नंबर, और आपके पास तीसरी रो का पहला नंबर, तीसरी रो का दूसरा नंबर और तीसरी रो का तीसरा नंबर। तो बेसिकली इसको इन जनरल लिखा हुआ है आई जे। और अगर आई जे, तो इस वक्त आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, इस वक्त आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 है, और इस वक्त आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं इसको कहूं तो इसका मतलब ये पहली रो का दूसरा नंबर है, ये पहली रो का तीसरा नंबर है, ये तीसरी रो का दूसरा नंबर है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। अब ये तो मैंने आपको चलो एक्सप्लेन कर दिया इसको लिखने का स्टाइल क्या होता है। अब जरा मैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आ जाता हूं। अगर एम डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? ये तमाम एंट्रीज क्या होती हैं? जीरो होती है। ये भी जीरो होता है, 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 ये भी जीरो होता है। ये तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं आपके पास। यानी डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बनाई है, 3 रोज 3 कॉलम। तो उसमें जो ये डायगोनल नंबर्स होते हैं, इनके अलावा तमाम एलिमेंट्स आपके पास जीरो होना शर्त है। तमाम एलिमेंट जीरो होना शर्त है। तो कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या खासियत होती है? वो जो उसकी आई रोज और जे कॉलम होते हैं वो जीरो होते हैं अगर आई इट्स नॉट इक्वल टू जे। जरा नोटिस करें, 1 2 इसमें आई और जे बराबर नहीं है, 1 3 इसमें आई और जे बराबर नहीं है, 2 1 इसमें आई और जे बराबर नहीं है, 2 3 इसमें आई और जे बराबर नहीं है। इसका मतलब जब आई और जे बराबर नहीं होते तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं आपके पास। बिल्कुल सही बात है, डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होता है। अगर आई जे जीरो होगा जब आई जीरो टू जे, बिल्कुल नहीं। देखें जब बराबर होता है 1 1 2 2 3 3, तो वहां पर कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं। यानी ये तीनों, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो कम से कम एक नॉन जीरो होना शर्त है इसमें। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके पास नॉन जीरो हो सकते हैं। तीसरी बात, आई जे नॉट इक्वल टू जीरो फोर्थ, नहीं ऐसा भी नहीं है भाई। डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त है जब आई, हाँ, आई इज इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू जीरो आपके पास, बिल्कुल सही। यानी कभी भी जीरो के बराबर ना हो, ऐसा भी नहीं है कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो हो सकते हैं, हर एलिमेंट नहीं होता, हर एलिमेंट नहीं होता। पर ये कह रहा है आई जे इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जनरल बात बोलने की कोशिश कर रहा है। जब आई इज इक्वल टू जे, भाई यहां पर भी जीरो हो सकता है, यहां पर भी जीरो। यानी एक, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं तो ऐसे भी बना सकता हूं। तो आप नोटिस करें इसमें एक जीरो है और ये दो नॉन जीरो आपके पास है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। इवन मैं इसको भी जीरो बना सकता हूं, एक एलिमेंट भी, पर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये हमेशा सच नहीं होगा, ये हमेशा सच आपके पास होगा, पर ये हमेशा सच नहीं होगा। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन आपके पास ए होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अभी आपके पास क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई हो रही है तभी तो चार आंसर हैं। तो वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? इसमें एक दो तीन रोज हैं और दो कॉलम हैं, और इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम हैं। ध्यान में रखें, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या होती है? जब पहले की रोज और दूसरे का कॉलम बराबर हो। और मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर क्या आता है? पहले के रोज आते हैं, दूसरे का कॉलम। यानी जो मल्टीप्लाई होगा उसमें तीन रोज होना चाहिए, दो कॉलम। 3 रोज 2 कॉलम, ये पॉसिबल है। 3 रोज 2 कॉलम, ये पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें तो सोचा ही नहीं जाए। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? रोज मल्टीप्लाई होती है कॉलम से।
तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो आंसर 0 हमेशा, प्लस 0 0 से तो 0। तो पहली एंट्री जो इसकी आ रही है वो 0 आ रही है और 0 इसमें है, तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। नेक्स्ट आपके पास है ए 4z इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन z। अब स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, मगर इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसके लीडिंग डायगोनल में सेम नंबर होता है। यहां पर सेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल 8 8 8 0 0 0 0 0 0, ये मैंने एक स्केलर मैट्रिक्स बनाई है जिसके लीडिंग डायगोनल में सेम नंबर होगा आपके पास। अच्छा, अगर मैं इन सब में से 8 कॉमन ले लूं, कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं 8 कॉमन, इवन 4 कॉमन ले लूं, चले जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 कॉमन लूंगा तो ये 2 होगा, 0 0 वैसे ही रहेगा, 0 2 0 0 0 2। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज यही हो जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप नोटिस करें, मैंने 4 कॉमन लिया, 4z, तो एक किस्म का अगर ये मेरा z हो जाए तो ये मेरा 4z, यानी अगर ये z हो तो ये मेरा 4z रिप्रेजेंट हो सकता है। तो 4z अगर मेरे पास ये हो तो इसका मतलब ये 4z की वैल्यू है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट मैंने डेवलप की है। तो z भी क्या होगा? z भी आपके पास बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स नल नहीं होगी। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 1 1 1 आना। अब जरूरी नहीं है, देखिए मैंने ये वाली कंडीशन भी बनाई है, 1 1 भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो नहीं आ सकता, पर जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? डायगोनल तो होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है यहां 1 1 आ जाए। तो मैंने जानबूझ के एक ऐसी एग्जांपल बनाई जिसमें 1 1 नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो ये लाजमी तौर पर डायगोनल मैट्रिक्स तो जरूर होगी। तो इस हिसाब से इसका सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट कहता है यूज द गिवन मैट्रिक्स टू आंसर क्वेश्चन 8 एंड 9। अ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज ए, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, चले ये भी बता देते हैं भाई। कोफैक्टर निकालने का फार्मूला आपके पास, कोफैक्टर आई जे बराबर होता है -1 आई प्लस जे और माइनर ऑफ आई जे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर कोफैक्टर निकालना है मैंने 3 3 का, तो बेसिकली तीसरी रो का तीसरा नंबर ये रहा इसका, तो ये कैसे होगा? -1 वैसे ही, आई प्लस जे मतलब 3 प्लस 3 और माइनर 3 3। ओके, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है माइनस तो खत्म हो जाएगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो M33, अब M33 का मतलब इसकी रो काटो और इसका कॉलम काटो, जो नंबर बनेगा वो डिटर्मिनेट होगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2 0 4 -2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 2 -2 -8 और ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर -8। मगर ध्यान में रखें कोफैक्टर के अंदर ही माइनर होता है। तो अगर मैं अब इसका निकालना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका निकालना चाहूंगा, इसको मिटा देता हूं, तो 2 3 की डिस्कशन है, 2 2 3 और मुझे सिर्फ माइनर निकालना है, तो 2 दूसरी रो का तीसरा इसका। अब माइनर के लिए मुझे कोई फार्मूला पूरा यूज नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करनी होगी, इसकी रो काटनी होगी और इसका कॉलम काटना होगा और सिर्फ एक डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 0 -4 2 2 2 जा 4, हमेशा माइनस, 0 -4 जा 0, तो आंसर हमारा 4 आ रहा है। इसका मतलब डी हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, जिसने इसने मैंने सी आई जे का आंसर दिया था, इसने ए का नाम दिया, नाम है कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 2, तो मुझे क्या करना होगा? -1 3 + 2 और माइनर ऑफ 3 2,
तो 3 और 2 आपके पास क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो -1 5, तो ये माइनस रहेगा। और आपके पास क्या होगा, इसी मैट्रिक्स का बन रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि इसके लिए अलग से वर्किंग कर सकें। 3 2, तो ये होगा, इसका मुझे ये भी काटना होगा और ये भी। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बनेंगे हमारे पास, 2 -4, 4 -2। तो ये बनेगा माइनस, ये हो जाएगा -4, हमेशा माइनस, ये होगा -16। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 16, 4 12, और आंसर आ जाएगा -12। और डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा भाई, अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटरमिनेट का आंसर 0 आना चाहिए। अगर मैं अब इतना बड़े का निकालूंगा तो बहुत मेहनत होगी, पर शॉर्टकट मौजूद है। अब वो शॉर्टकट क्या है, मैं यहां से डिटरमिनेट निकालूंगा। और कैसे निकालूंगा, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। यानी नॉर्मली आप कैसे निकालते हैं, आप ऐसे निकालते हैं, 3 रो काटते हैं, कॉलम काटते हैं, तो 2 माइनस लेमडा 1 1 0, फिर माइनस, फिर 8 लेते हैं, फिर रो काटते हैं, कॉलम काटते हैं, तो 3 लेमडा 0 0, और फिर प्लस लेमडा, फिर रो काटते हैं, कॉलम, तो आप क्या लिखते हैं, 1 2 माइनस लेमडा 0 1। ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको सेट करते हैं 0 के बराबर, और फिर लेमडा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। पर ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, मैं इसी को फॉलो करूंगा, पर किस तरह से, जरा ये देखिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर ये प्लस भी होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। माइनस, तो ये मैं लिखूंगा -1, इसकी रो काटूंगा, इसका कॉलम काटूंगा, रिमेनिंग में मेरे पास क्या बचेगा, 3 लेमडा 1, सॉरी हाँ जी 1 1, और उससे अगला भी +0 होगा, पर लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करे खत्म हो जाएगा। तो -1 3 माइनस लेमडा, अच्छा डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के। जेन में रखेंगे, मैंने इन दोनों को भी लिखा है, पर वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो खत्म ही हो गया है। तो ये माइनस का सिंबल खत्म हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 3 आ रही है। तो मैंने शॉर्टकट से सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बिल्कुल बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ, अच्छा अब ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब दोस्तों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी क्या खासियत है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ओके, मैं इसको ऊपर वापस रख लूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, ये एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें ऊपर साइड से ट्रायंगल बनता है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, इन सब का डिटरमिनेंट अगर आप निकाल रहे हो ना भाई, तो बड़ा सिंपल तरीका है, खाली इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसने कहा द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैन और प्रिंसिपल डायगोनल। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बेसिकली इसका 45 आएगा, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, दिस इज इजी पीजी, खाली मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना है। तो मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई करूंगा 3y, और 1 को z से, z इज इक्वल टू 0। देखो 3x प्लस y ये नहीं हो सकता, 3x 2x प्लस 3y z ये पॉसिबल है, बी वाला ऑप्शन। अभी तक तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ये काट दिया मैंने। और 2x माइनस ये भी नहीं हो सकता, और 2x माइनस ये भी, तो बी आपका ऑप्शन है। बाकी तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं खुद ही आपका आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास चलता हूं। इफ द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस tn इज इक्वल टू n स्क्वायर
Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2 देन द थर्ड टर्म, यानी ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब क्या होगा, मैं जब भी कोई n की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे वो किसी भी टर्म का सीक्वेंस, यानी अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो पहली जगह पे जो नंबर होगा वो दे देगा। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, थर्ड टर्म मांग रहा है, तो मैं थर्ड टर्म में n की जगह 3 पुट कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2 9 4/2, ये 2 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 18। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। ओके, द 10 टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, यार नोटिस करो a/2a, तो ये बेसिकली 1/2a, a का आधा, a कंप्लीट, फिर 1.5 है, 3/2 मतलब 1.5 है, और फिर 2, तो सिंपली यार 0.5 ऐड हो रहा है, 0.5 a ऐड हो रहा है, 0.5 a ऐड हो रहा है, यानी अगर मैं a/2 में ऐड करूंगा a/2 यानी 0.5 a। भाई a/2 का मतलब क्या है, a/2 का मतलब है 0.5 a, फिर ये a हो गया, फिर ये 1.5 a है, फिर ये 2 a हो गया, तो 0.5 a ऐड हो रहा है सिंपली, यानी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसमें d की वैल्यू आपके पास, d की वैल्यू आपके पास 0.5 a है। अभी कह रहा है 10 टर्म, 10 टर्म का मतलब होता है a प्लस 9d। आई होप दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग होगी। 10 टर्म a प्लस 9d, तो a की वैल्यू हमारे पास है a/2 या 0.5 a, 9, डी की वैल्यू भी हमारे पास है 0.5 ए, तो मैं बेसिक सा कैलकुलेटर यूज कर लूंगा ताकि मेरा आंसर जरा जल्दी जल्दी से आ जाए, वरना मैं एलसीएम वेलसीएम से टाइम जाया होता है यार। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.5 ए प्लस 4.5 ए, 4.5 0.5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 ए। इसका मतलब सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, 5 terms of a sequence 60 and the common difference is equal to the first term. Common difference is equal to the first term. अच्छा जी, तो कॉमन डिफरेंस, इन दोनों कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का 4 फर्स्ट टर्म के बराबर है, इन दोनों का 5 फर्स्ट टर्म के बराबर है, 6। इससे तो नहीं बनेगा भाई, डायरेक्ट का आइडिया नहीं लगा सकते। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि उनका जमा किया है कितनी टर्म्स को, 5 टर्म्स को जमा किया है, तो आंसर 60 आ रहा है। तो यार 5 टर्म्स को जमा करने का फार्मूला, तो फार्मूला आपके पास है ऑलरेडी, फार्मूला शीट में दिया हुआ भी है। एस एन बराबर होता है n/2, अर्थमेटिक सीक्वेंस है ही, ऑफकोर्स कॉमन डिफरेंस उसमें ही होता है, 2a प्लस n माइनस 1d। तो शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हैं। तो 5 टर्म का जमा, अगर पहले को देखूं, a की वैल्यू ये 5/2 होगा, a की वैल्यू 3 है तो ये 6 हो जाएगा, और 5 है, 5 माइनस 1 4, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो अगर मैं नोटिस करूं, ये 12 और 6 18, 5/2, तो अगर ये होगा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई 45, पहला तो गया, ठीक है ना। अब मैं इसी को थोड़ा सा मिटा देता हूँ यार, कितना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। 5/2 तो वैसे ही रहेगा, खाली जो आपकी डी की वैल्यू होगी वो चेंज होगी, 4। अब डी की वैल्यू रख लेता हूँ 4, कॉमन डिफरेंस 4 है ना, तो 2a ये 8 हो जाएगा, और ये 4, तो ये हो जाएगा 16 और 8 24, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फर्दर, 5/2 तो 16, ये हो जाएगा 24, और भाई ये हो जाएगा 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, 60 आता है भैया। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 या 60। तो शॉर्टकट मार दिया, कोई लंबा चौड़ा तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, द थर्ड टर्म ऑफ थर्ड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 6, दिस वन, थर्ड मीन फाइंड करना है यार। थर्ड मीन, ये पहली जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी, ये चौथी जगह है, चौथी जगह अगर ज्योमेट्रिक है तो AR⁻³ के बराबर होता है, ये फाइंड करना है। ए की वैल्यू गिविंग है मुझे, आर नहीं गिविंग यार, आर गिविंग नहीं है,
आर गिविंग नहीं है, ऑप्शन से जा सकता हूँ, चलो प्रोसेस चला लेता हूँ, वैसे ऑप्शन से भी जा सकता हूँ पर ऑप्शन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बेहतर है प्रोसेस चलाते हैं। चलें जी, ये कौन सी जगह है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, यानी AR4 एक कम, पांचवी जगह दी हुई है 384 के, ए की वैल्यू पहली टर्म होती है 6 दी हुई है, 4 384, भाई 6 से डिवाइड कर लेता हूं, सिंपल सा मिस्टर कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, 384 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 64। और जनाब मेरे ख्याल में 4 का पावर 3 64 होता है, और 64 किस पे होता है, 2 पावर 4, तो 3 पावर 4 कितना होता है, 3 पावर 4, ये तो 81 होता है, तो 64 इसका मतलब रेडिकल लगेगा। चलो अब ये मेहनत करवा रहा है तो एक दफा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, देखो प्रोसेस कैसे चलाऊंगा, क्योंकि नंबर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो कहूंगा 4 1/4, और वो 9 की मैथमेटिक्स थी ना यार, याद करो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 पावर 2 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 8, और 1/2 आ रहा है, ठीक है, और 8 1/2 मतलब रेडिकल 8, और रेडिकल 8 को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 रेडिकल 2, क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 2 × 4, 4 बाहर आ जाएगा, 2 रेडिकल 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रेडिकल 2, तो ये जगह कौन सी है हमारी, ये जगह है, जैसे मैंने आपसे कहा था पहली दूसरी तीसरी चौथी, तीसरा मीन मालूम कर रहा था ना, तो ये चौथी जगह है तीसरा मीन, तो चौथी जगह मतलब AR⁻3, ए की वैल्यू 6, आर की वैल्यू कितनी है 2 रेडिकल 2, और ऊपर पावर 3, तो 6, 2 का होता है 8, और रेडिकल 2 के ऊपर पावर मुझे देना पड़ेगा 3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लीकेशन में 6 × 8, ये हो जाएगा 48, और जनाब इसको लिख सकता हूं 3 पावर है ना, इसको लिख सकता हूं 2 पावर और 1 पावर, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 रेडिकल 2, 96 रेडिकल 2, अभी इसने प्लस माइनस में दिया हुआ तो चलें प्लस माइनस में, प्लस माइनस 96 रेडिकल 2 तीसरा मीन होगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस, फार्मूला होता है एस ऑफ इन्फिनिटी बराबर होता है A/1 - R, चेक कर लें इसको, इससे डिवाइड करें आर की वैल्यू आ जाएगी 0.06 डिवाइडेड बाय 0.6, मेरे पास आंसर 0.1 आ रहा है, भाई थर्ड थर्ड को सेकंड से भी डिवाइड करूं, चेक करूं वाकई ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है या नहीं, 0.006 डिवाइडेड बाय 0.06, बिल्कुल आंसर यही आ रहा है, तो मैंने दोनों से ट्राई किया, आंसर 0.1 ही आ रहा है, यानी 0.06 को डिवाइड किया 0.6 से आंसर 0.1, और इसको इससे भी डिवाइड करेंगे तब भी आंसर ये आ रहा है, ए की वैल्यू ये रही, सम ऑफ इन्फिनिटी बराबर होगा, ए की वैल्यू है आपके पास 0.6, 1 माइनस 0.1, 0.6, 1 से माइनस 0.1 तो 0.9 बचेगा, पॉइंट को दोनों को मूव कर दो, तो ये 6/9, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, इजी पीजी था। ओके, इफ द हार्मोनिक मीन बिटवीन, हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास होता है एच बराबर होता है 2ab/a+b, कहता है इफ द हार्मोनिक बिटवीन ए एंड बी इज 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर हार्मोनिक मीन 2 है 2, तो 2ab/a+b, और जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2a+b इज इक्वल टू 2ab, पता नहीं क्यों डिवाइड नहीं होना, अच्छा भाई ये लास्ट वाला तो क्लियर नजर आ रहा है, होना चाहिए 2a+2b इज इक्वल टू 2ab, ऑफकोर्स डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 to n, और n इज इक्वल टू 1, पहले तो ये ध्यान में रखें, समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, सिंपली k होता है तो वो बराबर होता है n, n+1/2 के,
अब ये बेसिकली एन ही यूज करा तो की फर्क पैदा है, एन यूज कर लीजिए, आपको तो बस वैल्यूज रखनी है, एन इज इक्वल टू 1 to n और 5, तो आप यही लिखें। इसने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो हमारे पास इस वक्त जो वैल्यू n है वो यहाँ पर इनपुट होती है, तो इस वक्त 10 है, तो इसका मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 10 वाले को, इस वाले को, तो यहाँ 10 रखूंगा, 10 प्लस 1/2, ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले को सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा 5, क्योंकि 5 तक गया है ना, 5, 5 प्लस 1/2, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 55, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये 6 हो जाएगा ना, 3, तो ये हो जाएगा 15, और 15 माइनस करेंगे 55 से, 15 माइनस करेंगे तो आंसर 40 आएगा। इसका मतलब सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। ओके, द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, इसका मतलब ये पूछ रहा है समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k क्यूब, जो बराबर होता है n प्लस 1/2 होल स्क्वायर के। तो 10 टर्म है, n की वैल्यू 10 तक जा रहा है, तो इसका मतलब 10 और 10 प्लस 1 11/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंदर आपके पास 55, क्योंकि भाई दो बचे, पांच, पांच को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर जनाब हमारे पास आ रहा है 3025। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, इजी पीजी। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे 8 परमुटेशन, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है यार, 8 परमुटेशन 6, तो 8 परमुटेशन 6, ये आपके पास आंसर जो दे रहा है वो 2160। पता नहीं इन्होंने ये वाला एमसीक्यूज क्यों दे दिया इतना आसान सा, ये तो सिंपल कैलकुलेटर में लगा सकते हो, और कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होता है, इजीली वर्कआउट कर सकते हो, इजी पीजी, इजी पीजी। ओके दोस्तों, 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, और 4, 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को लिखने को आपकी मर्जी, 4 4, तो 3 2 6, 6 1 6, आंसर आपका आएगा 6, जिसको मैं 3 फैक्टोरियल भी कह सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन मिस्टर कैलकुलेटर साहब से पूछ लो यार। हाँ, वैसे अगर वैल्यू सेम हो, फार्मूला आपके पास होता है एन आर प्लस 1 एन आर, तो आई थिंक एन प्लस 1 और आर प्लस 1 होता है शायद, फिर भी मैं इसको देख लूं, फार्मूला ये दिया हुआ शायद नहीं होगा आपके पास। अगर नहीं भी फार्मूला याद है तो यार जस्ट वैल्यू सिंप्लीफाई करो, इसमें से एक आपके पास होगी, तो 7 तो नहीं होता, 8 वाला ही ऑप्शन हो सकता है। और आपने इस ऑप्शन को वेरीफाई भी कर लेना है, कैसे? आप लिखो 7 कॉम्बिनेशन, कैलकुलेटर में, सिंपल कैलकुलेटर में 7 कॉम्बिनेशन 4 प्लस 7 कॉम्बिनेशन 7 कॉम्बिनेशन 3, मेरे पास इसका सम का आंसर आ रहा है 70, और मैं अब इसको निकाल रहा हूं 8 कॉम्बिनेशन 8 कॉम्बिनेशन 4, उसका आंसर भी 70 आ रहा है। तो फार्मूला बिल्कुल सही है, आर प्लस 1, ये इस वक्त आर प्लस 1 होगा, ये आर होगा, और ये एक उससे ज्यादा है, तो फार्मूला यही यूज किया उसने 70, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, चलें जी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके चलें जी, आतिफ एंड बिलाल हैव देयर फर्स्ट final examination in comic coming week. They may prepare their exam by either studying together or by studying alone. ठीक है, the Venn diagram shows their probabilities of passing the exam. अच्छा भाई, आतिफ की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और बिलाल की है 0.45। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करेंगे तो आंसर आपके पास 1 होता है सिचुएशन के अंदर, तो ये 1 अप आपके पास हो रहा है, और दोनों की पॉसिबल पास, सात पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3, ये कॉमन जगह है ना, तो इसका मतलब होगा कॉमन की, यानी दोनों जब साथ एक साथ
तैयारी करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इंडिविजुअल हमारे पास नहीं है, क्योंकि खाली ये जो आतिफ की प्रोबेबिलिटी ना, इसमें इंक्लूड है बिलाल की प्रोबेबिलिटी, ये वाला हिस्सा। तो अगर मुझे खाली आतिफ की चाहिए ना, तो मुझे माइनस करना होगा इससे। तो अगर मुझे खाली आतिफ की चाहिए तो 0.55 को माइनस करना पड़ेगा 0.3 से। तो मैं जरा ये माइनस कर लेता हूं, 0.55 माइनस 0.3, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 0.25। सिमिलरली अगर खाली बिलाल की चाहिए तो 0.45 माइनस 0.3, तो 0.45 माइनस 0.3 मेरे पास आंसर आ रहा है 0.15। तो ये अब खाली आतिफ अगर प्रिपेयर करेगा तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, और अगर खाली बिलाल प्रिपेयर करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट आतिफ एंड बिलाल स्टडी अलोन एंड, तो एंड की प्रोबेबिलिटी यानी अगर दोनों स्टडी अलोन करेंगे तो आतिफ अलोन एंड आपके पास बिलाल अलोन की प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आतिफ अलोन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आतिफ अलोन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलाल अलोन की। चलें, तो आतिफ अलोन की प्रोबेबिलिटी मैंने कितनी निकाली है 0.25, क्योंकि एंड है ना, एंड में मल्टीप्लाई होता है, और बिलाल की 0.15, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.15, आंसर मेरे पास आ रहा है 0.0375। और अनफॉर्चुनेटली ये आपके पास आंसर नहीं, पर यही सही आंसर है, यही सही आंसर है। तो प्लीज इसको ही रखिएगा, ऑप्शंस में गलती आपके पास है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कहता है ऑन अ रोलिंग अ पेयर ऑफ बैलेंस डाई। पेयर ऑफ बैलेंस डाई का मतलब क्या होता है, एक डाई रोल करती है दो। अगर आप डाई को रोल करते हैं एक साथ दो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, तो हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आ जाए। हो सकता है पहले में 1 आए, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। इस तरीके से दूसरे में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, और इस तरह अगर मैं करता रहूंगा तो 6 तक जाएगा। ये आपके पास बनेंगे, और टोटल ये कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 भाई। 3 1 ये पूरा चलेगा, 4 1 ये पूरा चलेगा, 5 1 ये पूरा चलेगा, 6 1 ये पूरा चलेगा, जैसे मैंने 1 1 को चलाया था। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 6, तो टोटल ये कितने होंगे, 36 आपके पास होंगे। ये टोटल 36 है। अब इसमें से जब मैं दोनों डाइस में जो आया उसका सम करूं तो 5 और 11 होना चाहिए। तो 5 का सम किस किस का हो सकता है भाई, 5 का हो सकता है जब मैंने 2 और 3 को देखा हो, इन दोनों का सम 5 होगा, या 3 को 2 को देखा हो, इन दोनों का सम 5 होगा। 1 4 इसका सम 5 हो सकता है, और 4 1 इसका सम 5 हो सकता है। ओके, ये इसके अलावा मैं और कोई सा भी नहीं होगा। और 11 सम किसका हो सकता है, 11 सम हो सकता है 5 और 6 का, और 6 और 5 का। इसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन डॉट्स का सम या आपके पास 5 या 11 है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट को जिसका नाम मैं ए दे रहा हूं, यानी 5 और 11, तो मुझे क्या करना होगा, इन 6 को डिवाइड करना होगा टोटल से। टोटल हमारे पास 36 है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/6। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 26 अब करते हैं। 26 में आपके पास क्या है, अब बैग, यानी क्या है, एक बैग में आपके पास कितने ग्रीन पड़े हुए हैं, ग्रीन पड़े हुए हैं आपके पास 4 ग्रीन बॉल्स हैं, 1 2 3 4, और कितने रेड हैं, रेड आपके पास 2 हैं। तो ये रेड 1 और ये 2 रेड हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं। इफ फरीद ड्रॉ 2 बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जब उसने बॉल निकाली होगी ना,
तो फिर बॉल को वापस उसने अंदर नहीं रखा होगा, यानी उसने जब एक बॉल निकाली होगी बाहर, तो ये जो बॉल है ये बस बाहर रखी हुई है, अब ये अंदर नहीं गई है। इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसे कहते हैं हम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू ग्रीन बॉल इज, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टू ग्रीन बॉल, अब इसको टी डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है, यानी ये रेड, ये ग्रीन, ओके कलर कर लेते हैं दिस वन, फिर अगेन अगेन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यानी ये मैं रेड की बात कर रहा हूं। फर्ज करते हैं पहली जो गेंद है वो रेड उठाई है, तो अगर रेड उठाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके पास एक दो तीन चार पांच छ, छह में से चार, यानी चार में से छह में से कोई चार आपके पास आ सकती हैं, तो ये रेड की ये आ रही है ग्रीन की बात। अच्छा, और अगेन वापस ग्रीन आएगी, तो क्योंकि एक बॉल आपके पास कम हो जाएगी, कम कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपने वो बाहर निकाली और अंदर रखी भी नहीं है, तो इसका मतलब तीन बॉल्स अब ग्रीन की बचेगी और अंदर पांच बॉल्स बचेंगी, छह नहीं बचेंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। सिमिलरली मैं बात करूंगा आपके पास रेड की, तो रेड आपके पास अगेन एक बॉल तो कम होगी, पर रेड अब दो स्टिल दो बॉल्स रहेंगी, यानी पहली बॉल आपने ग्रीन निकाली है और दूसरी रेड, तो स्टिल पूरे दो ऑप्शंस रहेंगे रेड के लिए, मगर आपके पास कंप्लीट बॉल्स छह नहीं पांच होंगी। इसी तरीके से अगर रेड फर्ज करते हैं पहले निकाली है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, पहले वाली में 2/6, फिर अगर ग्रीन और रेड की बात है और सेकंड बॉल अगर ग्रीन निकल रही है, तो आपके पास क्योंकि पहली बॉल आपके पास रेड निकली है, तो ग्रीन पूरी चार मौजूद होगी, मगर एक बॉल कम हो जाएगी क्योंकि आप रेड निकाल चुके हो, तो 4/5 होगी। और सिमिलरली अगर एक रेड निकली है, तो अब सिर्फ एक रेड बचेगी आपके पास और अंदर पांच बॉल्स होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि आपके पास देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ग्रीन बॉल्स, अब ग्रीन बॉल्स ग्रीन और ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो पहली बारी में ग्रीन अगर आएगी तो वो होगी 4/6 और दूसरी बारी में आएगी आपके पास तो 3/5 हो जाएगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 2/5, बल्कि इसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो चलो ठीक है, वैसे 2/5 और कौन दे सकता है, अगर मैं इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करूं, 4 3 = 12 एंड 6 5 = 30, तो 12/30 ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चले उन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया, मर्जी है उनकी, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, 27 कहता है द जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, और जनरल टर्म कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी टर्म का फार्मूला आपके पास ये है, टी आर प्लस वन बराबर होता है सी एन आर ए एन माइनस आर और बी आर, तो जनरल टर्म भी ऐसे निकलेगा, एन की वैल्यू 10 है और आपके पास आर की वैल्यू आर ही रहती है, ए की वैल्यू है 3x, 3x एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस आर, आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और बी की वैल्यू है 7y, तो ये हमारी जनरल टर्म होगी। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है, जस्ट द वे ऑफ राइटिंग है, तो कॉम्बिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आर ये आर होगा इसके ऊपर आर, ओके 10r 3x r-1 तो नहीं होता, तो यहाँ पर 10 माइनस आर 7r डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल इजी पीजी है यार, कुछ ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल इजी पीजी है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट। अच्छा भाई, अब ये कहता है इफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर k+1 के,
यानी ये किसी भी k की वैल्यू, और k आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं, k 1 2 3 किसी वैल्यू के लिए होता है। तो ऑफकोर्स अगर मैं 1 पुट करूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये ट्रू किसी भी वैल्यू k+1 वैल्यूज के लिए, तो अगर मैं 1 भी पुट करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसका मतलब इसके दो फैक्टर तो मौजूद है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर डिवाइड हो सकता है तो एक्स प्लस वाई से भी हो सकता है और एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद है। ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से नहीं होगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी आपके पास बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा जी, नाउ 29 आपके पास दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये जो फॉर्मेशन होती है ये 1 प्लस एक्स पावर एन होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो एक्स की वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होती है। पर मसला है कि पहले मुझे यहाँ पर इस वाले को इस शक्ल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, वेरी सिंपल, 2 कॉमन लूंगा पहले, तो यहां से क्या बच जाएगा 1 प्लस, अब इसके पास तो कॉमन नहीं है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और सब पे होल पावर क्या है -2, तो -2 दोनों को अलग से दे दूंगा, इसको -2 दे दिया, 1 प्लस 5x अपॉन 2 -2। अब देखें ये फॉर्म बन गई, ये नंबर है इसकी खैर है, मगर ये फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो हमारा x है, अब की बार ये हमारा x है, तो इसका मतलब ये 5/2x हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए आपके पास। अब 5/2 तो एक नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, वो तो बाहर आ जाएगा, इस फॉर्म में बाहर आ गया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो x आपके पास बराबर हो जाएगा 2/5 के, और 2/5 लेस देन 2/5, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी टेक्निकल सा एमसीक्यूज आपको बात समझ आ गई होगी। इजी पीजी है यार, आसान से तो है, कौन से मुश्किल है। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, ये the coefficient of the third term of the expansion 1 minus 2x power 6 will be, यानी अब इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो भाई फार्मूला सिंपल सा होता है, हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस एक्स पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो मुझे इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है, तीसरी, तो तीसरी टर्म ये होगी, n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1, और x की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 2x, ये ध्यान में रखिएगा, साइन के साथ जाएगा, क्योंकि मैं इसको प्लस करूंगा और इस वैल्यू को माइनस रखूंगा, ये ऐसे आपके पास होगा, तो x की वैल्यू माइनस के 2x, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, जो 2 के बराबर ही होता है, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, ये 5 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 15, और 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा 16x स्क्वायर, और इसने क्या मांगा है, सिर्फ कॉफिशिएंट, तो चलें कॉफिशिएंट देना है तो फिर कॉफिशिएंट 60 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे हम जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है नेक्स्ट आपके पास है सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 इज, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इजी पीजी, 2x स्क्वायर, और ये -1 ये +1/2 उधर जाएगा तो -1/2, 2 को डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, जनाब रेडिकल ले लीजिए और प्लस माइनस दे दीजिए, तो x आपके पास बराबर आ जाएगा +-1 का रेडिकल 1, 4 का 2, क्योंकि माइनस है तो आयोटा आ जाएगा, तो इसका सोल्यूशन होगा +-1/2 आयोटा, यानी आयोटा अपॉन 2 और माइनस आयोटा अपॉन 2, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अच्छा जी, अब ये कहता है कि मैंने इसको रिड्यूस किया है, तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, चलें जी इसको देख लेते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट, रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म्स आपके पास, ये 3 - 4 एक बचेगा, और 2 - 5,
तो -3 तो ये तो नहीं लग रहा। ओके, इसको हम वैसे चेंज भी कर सकते हैं। 5 -4 9 बिल्कुल नहीं बन रहा, -5 3 -2 और -4 +2 -2 ये बन सकता है वैसे अगर मैं चाहूं तो इसमें अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। मैं अगर इसको यानी अगर y की जगह मैं अगर नोटिस करूं, जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन करूं और इसको इसके साथ यानी ऐसे लिखूं x+3 और x-5 x-4 x+2, आप देख सकते हैं -5 +3 -2 बचेगा और -4 +2 -2 -2 बचेगा। तो जो बेसिकली बनेगा ना वो बनेगी x², या चले मैं इसको पूरी तरीके से करवा देता हूं। अब जस्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x², x² -5 से तो -5x, फिर 3x और -15। पर देखें यहाँ पर तो 12 बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है आपके पास कितना, 10। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूं इसको बनाने के बाद, ताकि आपको फिर जब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊं तो आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाए। तो ये होगा x² -4x +2x -8। तो देखें अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x² और ये -2x -15 और x² -2x -8, और मैं बेसिकली इसको लेट करूंगा y के, क्योंकि ये सेम है तो ये y -15 हो जाएगा और ये y -8। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे तो यहाँ y +12 और y +10 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो आपके पास हो नहीं सकता। और आप जरा ये भी नोटिस करें, डिफरेंस 2 आया था तो x² -2x हो जाएगा। तो अब मैं कुछ डायरेक्टली स्टेप करूंगा नीचे वाले में। अगर नीचे वाले को देखें आप तो मुझे दोनों प्लस के चाहिए, यानी कांस्टेंट प्लस के हैं, तो ये माइनस वाला चक्कर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये प्लस वाला मुझे लग रहा है, ये प्लस वाला ना सारा ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 12 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 10। और जरा नोटिस करें 3 और 4 7, 2 और 5 7, तो ये बिल्कुल पॉसिबल आपके पास हो रहा है ऑप्शन में। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, देखिए मैं ये बना सकता हूं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। सो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में x², 3x और 4x 7x +12 और x² वहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x ही आएगा और +10, और अगर मैं इसको y ऐड कर लूंगा तो यही चीज बन जाएगा। इसी वजह से सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट कहता है इफ द रूट ऑफ अ इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो फिर भाई b² -4ac 0 के बराबर होता है। तो पहले तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो ना, फॉर्म तो बनाओ। किस फॉर्म में लेके आना है, ax² +bx +c इज इक्वल टू 0। तो जनाब इन दो नंबर्स को यहां ले आता हूं, y² प्लस का हो जाएगा और माइनस के 8y ऑलरेडी है, प्लस के 4k और -20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू -8 और ये मेरी c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी 4k -20। बस अब वैल्यूज पुट कर लेता हूं दोस्तों इसके अंदर। तो मैं इसमें वैल्यूज कैसे पुट कर सकता हूं, b की वैल्यू है -8 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8 इक्वल टू 0। खाली मुझे ये k की वैल्यू फाइंड करनी थी, c की वैल्यू सॉरी मैंने 8 लिख दिया, c की वैल्यू है 4k -20 इक्वल टू 0। अच्छा ये हो जाएगा 64। और अगर दोस्तों मैं 4 यहां से भी 4 कॉमन ले लूं तो ये 4, 4 1 जा 4 और ये 4, तो यहां बचेगा k -5, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अब ये 16 है और ये 64, तो दोनों में 16 कॉमन आ जाएगा, ये 4 टाइम्स टेबल पे जाएगा और ये 16 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहां माइनस बचेगा, k -5 इक्वल टू 0। 16 को 0 से खत्म कर दिया, 4 - k +5 इक्वल टू 0। 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9, और k माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा।
और इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी 9। थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा बड़ा सा बनाया था, पर उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके 34 में यहां कर लेता हूं स्पेस की वजह से। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है भाई। इसमें ये ध्यान में रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर होता है 1 के। तो ये ओमेगा क्यूब है, इसकी जगह लिखिए 1, और ओमेगा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर दोस्तों बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये +1 हो जाएगा। और अगर ओमेगा स्क्वायर +1 तो ये ओमेगा वहां जा सकता है, यहां से वैल्यू बन सकती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये माइनस ओमेगा वाली बात भी समझ आ गई होगी। भाई y इज इक्वल टू 2 है, तो सोल्यूशन फाइंड करना, खाली 2 पुट कर दो y की जगह। एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर 4 वहां जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी, रेडिकल लगाऊंगा, +-9, और x की वैल्यू हो जाएगी +-3। तो +-3, ये तो मेरी x की वैल्यूज है। अब मुझे y की वैल्यू 2 है, तो मैं कैसे लिखूंगा 3,2 और 3,-2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 +-2, बल्कि मैं इसको गलत दिख चुका हूं, ये +-3 है x की वैल्यू, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं +-3,2, +-3,2, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं, 36 तक पहुंच चुके हैं। द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब सम ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा कितने, 4 टाइम्स प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है। जैसे 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है -b/a, ये बराबर है 4 टाइम्स, इसका फार्मूला होता है c/a। a से a कैंसिल, यानी -b बराबर है 4c के, और यहां से a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू ये पूरी, और c की वैल्यू p है। तो माइनस अपनी जगह, माइनस यहां भी दिया हुआ है, ओके। 2p + 1, ये b की वैल्यू रखी 4, और c की वैल्यू सिंपली p है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p + 1 इज इक्वल टू 4p, 2p वहां जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 4p - 2p, तो 1 इज अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा, इज इक्वल टू p के बराबर हो जाएगा। सो p की वैल्यू 1/2। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। चलें जी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में एंटर कर जाते हैं अब। ओके 37 दोस्तों, 37 3 पाई रेडियन कैन बी एक्सप्रेस डिग्री। अरे बाबा खाली पाई की जगह 180 पुट कर दो, 0 24 3 5 540 आपका करेक्ट आंसर है। ओके उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। साइन थीटा कैन बी एक्सप्रेस, अब साइन थीटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यार देखो भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो फिर tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, पीछे फार्मूला दिया हुआ है, तो ये tan स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इसको tan स्क्वायर थीटा रेडिकल और sec थीटा, तो tan यहां पर सिर्फ tan बचेगा, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा कॉस के बराबर होता है, और tan को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1/sec बेसिकली कॉस थीटा के बराबर होता है। कैंसिल आउट, यार ये तो साइन के बराबर है, ठीक है, पहला वाला ही साइन के बराबर आ गया। अब दूसरा वाला फिर इसमें से शायद कोई भी आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। चलो पहला ही लग गया तो फिर बिंगो हो गया भाई, जिंदाबाद हो गया, क्योंकि पहले ने ही आंसर हमें दे दिया। चलें जी नेक्स्ट। डिस्टेंस फार्मूला इजी पीजी भाई, मैट्रिक में मैं करके आया, और डिस्टेंस फार्मूला कैसे लेते हैं, रेडिकल 2x की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करते हैं, और 2y की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहां 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर सिर्फ 4 हो जाएगा,
और यहाँ बचेगा माइनस रेडिकल ए, जिसका स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो सिर्फ ए बच जाएगा। तो अच्छा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? सी के बराबर है। चलें जी, ये सी के बराबर बोल रहा है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। 4 प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, 4 प्लस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ए बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4 के। सी स्क्वायर माइनस 4, तो सी का सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट दुनिया पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज अ पॉजिटिव साइन? भाई दोस्तों ये ध्यान में रखो, सी ए एस टी, कास्ट। तो साइन पॉजिटिव होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज अ पॉजिटिव साइन? तो ये 210 आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा क्वाड्रेंट आपके पास 90 से 180, तो ये तो नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब cos 350, तो 360, अब कॉस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 272 360 वैल्यूज होती हैं, और ये 350 है, तो यार ये तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑफ कोर्स दो नेगेटिव ही होंगे। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास कहता है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस वाई के। सो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू कैसे निकलती है? इजी पीजी, अगर आपके पास ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की फॉर्म हो, तो आर निकलता है रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो आर हो जाएगा 25 के बराबर, और आर की वैल्यू फाइनली 5 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, अब 42 स्टार्ट कर लेते हैं। 42 आपके पास दिस वन, 2 साइन 4x कॉस 3x। ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट टू सम फार्मूला है, और प्रोडक्ट टू सम फार्मूला आपके पास नहीं होगा तो आपको ध्यान में रखना होगा आपके पास सम टू प्रोडक्ट आपके पास है। और अगर आपको आइडिया हो तो आप सम टू प्रोडक्ट से प्रोडक्ट सम सम से प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास फार्मूले जो मौजूद हैं वो सम टू प्रोडक्ट के हैं। पर जिसको सम टू प्रोडक्ट पता होता है वो प्रोडक्ट सम भी कन्वर्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी प्रोसेस क्या है। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, अगर आपके पास लिखा हो 2 साइन ए कॉस बी, तो वो बराबर होता है आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस कॉस, बल्कि साइन ही होता है साइन ए माइनस बी। तो ये आपका फार्मूला होता है। आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये मेरे पास ए की वैल्यू और ये मेरे पास बी की वैल्यू है। खाली वैल्यूज पुट कर लेता हूं। साइन ए की वैल्यू मेरे पास है 4x और बी की वैल्यू 3x। ए की वैल्यू मेरे पास 4x माइनस 3x, तो ये 7x हो जाएगा, और ये सिंपल x। तो साइन 7x और x प्लस, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 टाइम्स। यानी दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। द लेंथ ऑफ राइट एंगल, the length of hypotenuse of right angle triangle is 3 times of its length of its base. If its base is b, base b है, then the length of perpendicular ये 3 times b के बराबर है hypotenuse। तो हमें ये फाइंड करना है। हमें पता है hypotenuse का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर।
और ये बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 8b² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रेडिकल लगा लें तो रेडिकल 8b² इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। रेडिकल 8b, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ गिवन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके आपके पास सारी साइड्स बराबर होती है। तो इसका एरिया ये दिया हुआ है और लेंथ ये दी हुई है। हमसे क्या मांग रहा है? इन सेंटर इन रेडियस एक्चुअली मालूम कर रहा है। इन रेडियस आर होता है जो बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस के, और डेल्टा आपके पास यहाँ एरिया होता है जो आप फाइंड कर सकते हो एस। वैसे इसकी और भी टेक्निक है एरिया निकालने की, एरिया गिविंग दिया हुआ है तो जरूरत ही नहीं है फिर इतनी मेहनत करने की, तो बिल्कुल इजी पीजी है। एरिया भी गिविंग दिया हुआ है ट्राइंगल का, और हमें क्या दिया हुआ है? साइड भी दी हुई है। एस बेसिकली किस सेमी पैरामीटर होता है, इसका मतलब होता है हमें तीनों साइड्स को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड करना होगा 2 से। तो तीनों साइड को ऐड कैसे करना? मतलब 6.9 प्लस तीनों साइड सेम है, डिवाइड करूंगा 2 से। तो इसका मतलब ये सिंपल सा कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए, आपके पास ये वाला आंसर भी बन जाएगा। ओके, यानी 6.9 को 3 दफा मैं ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो एस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10.35। और अगर मुझे आर चाहिए, डेल्टा यानी एरिया, मुझे ऑलरेडी गिविंग दिया हुआ है 20.7। जीरो लिखो आपकी मर्जी है। 10.35, 20.7 डिवाइडेड बाय 10.35, और इंटरेस्टिंगली आंसर आपके पास आ रहा है 2। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास है फॉर अ गिविंग ट्राइंगल ए बी सी, circle and in circle are draw with the center PQ respectively. The triangle ABC is isosceles triangle with BC is 10, angle दिया हुआ 30। The area of a triangle ABC, अब फालतू में इसने सरकमफेरेंस और इन सर्किल और सरकम सर्कल दिया है, इसका कोई तो ताल्लुक ही नहीं है। सबसे पहली बात, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दो लेंथ आपके पास बराबर होंगी, इसका मतलब ये दो एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये दो एंगल आपके पास बराबर हैं तो मैं इसको भी एक्स कह देता हूं और इसको भी एक्स कह देता हूं, तो मैं कहूंगा x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 2x इज इक्वल टू 150, और x की वैल्यू 75 हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये दो एंगल एंगल हमारे पास 75 हैं, ये 75 हैं। अगर आपके पास एक लेंथ गिविंग हो और तीनों एंगल गिविंग हो तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2। वो जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर करें, साइन जो लेंथ के अपोजिट एंगल होता है वो डिवाइड में आता है, साइन 30 डिग्री। और ये जो आपके पास दो रिमेनिंग एंगल होते हैं वो साइन 75 एक साथ आते हैं। ओके, 1/2 मैंने वैसे ही रखा, ये हो जाएगा 100, और इसको लिखूंगा साइन, क्योंकि दोनों सेम हैं तो मैं इसको होल स्क्वायर कह देता हूं। और मिस्टर कैलकुलेटर से अगर आप पूछेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो मिस्टर कैलकुलेटर आपको बता देगा कि साइन 30 को आप एक्चुअली 1 मेरे ख्याल में 1/2 ही होता है। खैर, साइन 30 डिग्री, यस 1/2 ही होता है। तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 100 साइन 75 होल स्क्वायर, और जनाब सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आसान सा क्वेश्चन था पर थोड़ा सा बस वो फालतू में चीजें एक्स्ट्रा दे दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा जी, अब ये मुझे तो तीनों साइडें गिविंग दी हुई है, एस भी दिया हुआ है, और मुझे क्या फाइंड करना है? कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस α/2 का तो फार्मूला हाफ एंगल में हमारे पास मौजूद है, रेडिकल होता है एस, अगर अल्फा है तो एस माइनस सी होगा,
अपॉन, अगर यहाँ सी है तो यहाँ बी, ए बी होगा, यानी सी के अलावा। ये फार्मूला ऑलरेडी पीछे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। एक फार्मूला दिया होगा, रिमेनिंग फार्मूले आपको खुद से बनाने होंगे। तो आई होप ये फार्मूला आपके पास जहन में होगा। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो ऑफकोर्स स्क्वायर से रेडिकल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर चाहिए। ओके, कॉस स्क्वायर गामा अपॉन 2, तो एस की वैल्यू दी हुई है 30, 30 माइनस सी की वैल्यू दी हुई है 20, और ए बी की दी हुई है 16 मल्टीप्लाई बाय 24। और भाई साहब बस इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 24। तो जो मेरा आंसर आ रहा है जनाब, वो आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद रेडिकल, रेडिकल कैलकुलेटर पे 25/32। आई होप आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा और इतना डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जनाब जहन में रखें, ये साइन की होती है ग्राफ, और कोसेक की ऐसे होती है। ये कोसेक का ग्राफ होता है, ये 1 होता है साइन के लिए और ये -1 होता है। तो कोसेक्स का एग्जैक्टली अगर आप उसको रेंज फाइंड करनी, रेंज मतलब कितना वाई एक्सिस कवर किया है, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे वाई एक्सिस 1 के बराबर और 1 से बड़ा होता है, और -1 के बराबर और -1 से छोटा होता है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये पूरा रियल नंबर लाइन है, तो रियल नंबर लाइन से जस्ट माइनस कर दीजिए -1 से 1, यानी ये क्लोज इंटरवल को। आई होप ये आइडिया आपके पास होगा। तो रियल नंबर में से जस्ट आप माइनस कर दो -1 से 1, ये तरीका आपके पास इसको लिखने का है, और इसका मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, इफ द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स इज 2। अब पीरियड का फार्मूला साइन का क्या होता है, 2 पाई अपॉन ए, और ए की वैल्यू इस वक्त ए ही है, क्योंकि एक्स के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होता है वो ए होता है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है पीरियड, पाई अपॉन 2। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 बचेगा, ए 1 से मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 4 हो गई है। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वर्किंग। कहता है कॉट थीटा, ऐसे कर लेता हूं, रेडिकल 3 को ऊपर और 3 को डिवाइड में नीचे ले जाता हूं। अच्छा, एक और प्रोसेस कर लेता हूं यार, अगर ये रेडिकल 3 है तो मैं इसको 2 दफा रेडिकल 3 लिख सकता हूं। तो कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 1/रेडिकल 3। इसका उल्टा करेंगे तो फिर 10x बराबर हो जाएगा रेडिकल 3 के, क्योंकि इसका उल्टा करूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो रेडिकल 3/1, और कॉट का उल्टा 10 होता है आपके पास। अच्छा जी, अब मैं यहां तक पहुंच गया हूं, तो मुझे एंगल निकालना होगा। मैं कहूंगा x बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स रेडिकल 3। मैंने 10 में इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि कैलकुलेटर में 10 वाला मौजूद है, नहीं तो फिर 10 वाला आपके पास एक्चुअली मौजूद नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब मैं कहूंगा शिफ्ट 10 इनवर्स रेडिकल 3। तो जनाब 10 इनवर्स रेडिकल 3 मेरे पास जो आंसर दे रहा है वो दे रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री जिसको हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट पाई से 1/180 कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पाई/3। अच्छा जी, पाई/3 किस किस में, सब में ही है यार पाई/3 तो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कैसे करना है दोस्तों, बहुत केयरफुली समझिएगा। मुझे सिर्फ यहां से यहां तक का आंसर चाहिए, 0 से 2 पाई तक का। तो ये तो जनरल आंसर है, ये तो दोनों काट दीजिए, ये तो पहले ही काट दीजिए, क्योंकि जनरल आंसर में तो आपके पास ये तो आपके पास आना नहीं है, तो फिर आपको इसमें डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए।
ठीक है ना, ये दोनों काट दीजिए। अब इन दोनों में से एक आंसर है जिसमें π/3 दोनों में ही है। अब दूसरा आंसर क्योंकि 10 है, तो दोस्तों 10 आपके पास वही CAST, 10 आपके पास पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा आपको यूज करना पड़ेगा 10 180 प्लस थीटा, जो वापस बराबर होता है 10 थीटा के। ये आइडेंटिटी यूज करूंगा, तो थीटा मेरे पास π/3 है, तो मैं कहूंगा 180, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो ये 10 60 के बराबर होगा। यानी अगला एंगल कितना होगा, 180 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 60 240, जिसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं पाई से, ये कैंसिल हुआ, टेबल लगेगा 6 का, तो ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो आंसर आ रहा है 4π/3। तो 4π/3 इसका मतलब ए आपका आंसर है, π/3 एंड 4π/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, और ये दोनों एंगल यानी 10 आपके पास 240 और 1060 दोनों ही रेडिकल 3 आंसर देंगे। अच्छा जी, अब आखिरी एमसीक्यूज, द फंक्शन दिस वन -2 - 3 साइन थीटा प्लस 40, ये मिनिमम कब होगा, जब ये साइन की वैल्यू 90 पे होती है। आई होप आपको याद हो, साइन की वैल्यू 90 पे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही होती है। तो इस कंडीशन में मिनिमम कब होगा, जब 90 हो। 90 कब बनेगा, जब ये 50 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये 50 होगा, 50 प्लस 40 90, तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू दे देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 50 एमसीक्यूज मेरे साथ सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।